स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। और मेंटली विकार हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने 3 डिजीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और फिनाइलकीटोन्यूरिया। 2 मेंटली विकार बचे हुए जिसे हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया के बारे में लगभग मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि हमारे एरिया में और क्षेत्र में यह रोग बहुत फैला हुआ है। ठीक है, तो हम अच्छे डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्यों होता है और किस प्रकार से ये आने वाले जनरेशन में फैलता है और हमें किस प्रकार इसे फैलने से रोकने के लिए जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहले शब्द है सिकल सेल। ठीक है, सिकल का मतलब होता है हंसियाकार, और यह भी एक रक्त संबंधी विकार है, ब्लड रिलेटेड डिजीज होता है। ठीक है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे मेंटली विकार में किस प्रकार का रोग है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का है, यानी अलिंग गुणसूत्र, अलिंग क्रोमोसोम या अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रभावी प्रकार का बीमारी है। मेंटली विकार में बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कोई भी डिजीज जो होता है उसका सबसे पहले आप प्रकार एकदम ध्यान में रखिए। तो ये अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रभावी है, क्योंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम या अलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होता है। इसमें होता क्या है, क्यों होता है? सबसे पहले हम सवाल आता है कि इसमें होता क्या है, क्या होता है। आरबीसी जो होता है, इसमें आरबीसी जो राउंड नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल में द्विअवतल बाई कॉन्केव होता है। इसका शेप जो होता है वो अंदर चपटा और इस प्रकार से बाई कॉन्केव होता है, अंदर से चपटा और ऐसे खुला बाहर की ओर भरा हुआ। तो ये बाई कॉन्केव से द्विअवतल शेप, जो कि एक सामान्य शेप है आरबीसी का, द्विअवतल से इसका शेप जो होता है वो ऐसे चिपक जाता है, हंसियाकार हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। किसका शेप हो जाता है? आरबीसी का। आरबीसी का शेप द्विअवतल से बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो जाता है। अब ये सवाल आता है क्यों होता है? क्योंकि एचबी जो होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन असामान्य प्रकार का हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के असामान्य प्रकार के हो जाने के कारण एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आरबीसी चिपक जाता है और वह इसका शेप हंसियाकार हो जाता है या सिकल शेप का हो जाता है। अब हम डिटेल पढ़ेंगे क्यों होता है ये। हीमोग्लोबिन जो होता है, आपको पता है बच्चों, हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है, और चूंकि एचबी असामान्य प्रकार का हुआ है, तो हम बात करेंगे एचबी में ऐसा क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन रहे वो एचबी ए प्रकार का होता है, और अगर वह सिकल शेप का हीमोग्लोबिन रहेगा तो हम इसको लिखते हैं एचबी एस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में अगर हम बात करें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन अणु में बच्चों इस प्रकार के आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का, एक मॉलिक्यूल की रचना अगर हम देखें तो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, और इसके साथ में प्रोटीन का यानी ग्लोबिन का चेन बनता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। आपको स्ट्रक्चर की इसमें डिटेल में नहीं जाना है, स्ट्रक्चर में केवल समझने के लिए हम इसको बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन के एक पार्टिकल में लगभग इस प्रकार का रहता है, जिसमें आयरन पार्टिकल रहते हैं और अल्फा और बीटा चेन लगे होते हैं। असामान्य हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ ये जो बीटा चेन मतलब ये प्रोटीन की चेन है। किसकी चेन है?
प्रोटीन की चेन है। अब यहीं पर गड़बड़ी होगी। जब प्रोटीन की ये बीटा चेन बनती है, आपको पता है बीटा चेन बनते समय यहाँ पर 6वें पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर, बीटा चेन के 6th पोजीशन का मतलब क्या है? प्रोटीन कब बनता है? एमिनो एसिड बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में क्या होते जाते हैं? जुड़ते जाते हैं, और इस प्रकार ये पूरे एमिनो एसिड जुड़ करके लंबा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एमिनो एसिड इस चेन बनाते हैं, प्रोटीन की चेन, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं इस चेन में, बीटा चेन में, याद रखिएगा कौन सा चेन? बीटा चेन में ये घटना होती है। इसके 6वें पोजीशन पर, 6वें स्थान पर स्थित एमिनो एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल होता है, वहां पर दूसरा अम्ल बन जाता है। ठीक है, इस कारण ये जो HB मॉलिक्यूल है, HB का अणु है, वह असामान्य हो जाता है, क्योंकि बीटा चेन के एक स्थान पर अमीनो अम्ल का गलत अमीनो अम्ल उत्पादन हो जाता है। अब हम देखते हैं कौन सा गलत अमीनो अम्ल उत्पादन होता है। याद रखिएगा बीटा चेन 6th पोजीशन, 6वां स्थान। यहाँ पर हम थोड़ा सा एमिनो एसिड की हम बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड के लिए बनने के लिए कोडान आता है। मान लीजिए एक एमिनो एसिड के लिए जो कोडान था वो CAC था। ये हम खंड की बात कर रहे हैं क्योंकि यह जीन में उत्परिवर्तन का उदाहरण है। हमने देखा ना मेंडली विकार में मुख्य रूप से जीन में चेंजेस आ रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है। तो जीन मतलब ये DNA का खंड है। अब DNA के खंड में ये ट्रिपलेट कोडान रहता है। ट्रिपलेट कोडान ही एक एमिनो एसिड को कोड करता है कि भाई ये वाला एमिनो एसिड बनेगा। इस DNA के खंड में ये कोडान है, मान लीजिए CAC है, GTC है, फिर GAC है, TGA और GGA और फिर CTC। 1 2 3 4 5 6 हम बात कर रहे हैं 6th पोजीशन की। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, CTC DNA के खंड में होता है ना, ये सब क्या है? साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब बेस पेयर जो होते हैं एमिनो खंड में लगे होते हैं। अब ये जो 6वें पोजीशन पर CTC है, ये CTC कोड करता है। ये कौन सा कोड करेगा? RNA को। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन के लिए RNA इसको कोड करके ले जाता है और एमिनो एसिड को बनाता है ना, एक एमिनो एसिड को कोड करता है। जब आप आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये आप इतना ध्यान रखिए कि ये ट्रिपलेट कोडान जो है बेस पेयर का, वो कोड करता है RNA को, और RNA इसके आधार पर अपना बेस पेयर जोड़ेगा। C की जगह क्या जुड़ना चाहिए? G। T की जगह क्या जुड़ना चाहिए? यहाँ पर A एडेनिन, और C की जगह G। GAG यानी गैग। यह हम एक नॉर्मल कोडान की बात कर रहे हैं। इस नॉर्मल कोडान जब इस प्रकार का बनता है तब कौन सा एमिनो एसिड बनता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान में रखिए, ये एक नॉर्मल एमिनो एसिड के लिए कोड है, जीन, नॉर्मल जीन है। जब व्यक्ति सामान्य हीमोग्लोबिन रहता है तब ग्लूटामिक एसिड होता है। अब यहाँ पर म्यूटेशन अगर हो जाता है, म्यूटेशन कहाँ होगा? इसी 6th पोजीशन पर होगा। म्यूटेशन के समय में यहाँ पर केवल आप बच्चों ध्यान देना, यहाँ चेंज हो जाएगा, CTC की जगह वो हो जाएगा CAC, थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाता है। अब यहाँ पर इसको कोड कैसे होगा? C का तो G ही होगा, और A का हो जाएगा U, C का हो जाएगा G, है ना। गैग और गुग याद रखिएगा। गैग ना बन के GUG बन गया। U हमने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि ये RNA का खंड है, और RNA में A के साथ
टी नहीं जुड़ेगा क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर यू बनेगा। तो यहाँ एडेनिन जुड़ने के कारण इसका जो बेस पेयर है साथी वह यूरेसिल आ जाता है। तो CTC के साथ गैप बन जाता है और बनता है जो कि नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड है। और अगर यहाँ चेंज हो जाता है, ए आ जाता है, तो ये बन जाता है GUG। और ये दूसरे एमिनो एसिड को कोड करता है, वैलीन को। ठीक है, तो बनना था ग्लूटामिक एसिड, इस कोडान में यहाँ जीन में चेंज होने के कारण एक देखिए टी की जगह यहाँ पर ए आ गया तो कोड कर रहा है GUG को। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह बन गया वैलीन और पूरी गड़बड़ी यहीं पर हो जाती है। वैलीन बनने के लिए कौन से स्थान पर हो रहा है? 6th पोजीशन के एमिनो अम्ल परिवर्तित हो रहा है और इस ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलीन बनने की वजह से ये प्रोटीन जो होता है यह प्रभावित होता है और यह HB का जो अणु है वह असामान्य हो जाता है। ठीक है, किस मामले में असामान्य हो जाता है? इस प्रकार के HB अणु जब यहाँ पर चेंज हो गया, ग्लूटामिक की जगह वैलीन बन जाता है, इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कैपेसिटी का होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है, ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब इसकी क्षमता ही कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है, तब इस RBC में ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है। ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा तो इसके कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा, ये ऐसे चिपक जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया में मेन रीजन ये है एमिनो अम्ल का, 6वें एमिनो अम्ल कौन सा, कहाँ का? बीटा चेन, हीमोग्लोबिन अणु के बीटा चेन के 6वें एमिनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का वैलीन में चेंज होना एक जीन के परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण HB असामान्य हो जाता है, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता हीमोग्लोबिन में कम हो जाती है, RBC का आकार बदल जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। क्लियर? और व्यक्ति क्या हो जाता है? एनीमिक हो जाता है, फटीग, थकान उसमें आ जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लक्षण फिर इसमें आ जाते हैं। तो ये मेन है क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। सामान्य व्यक्ति का HB A प्रकार का होगा और अगर उसमें सिकल सेल वाला HB है तब हम इसे HBS लिखते हैं। और चूंकि यह अप्रभावी प्रकार का है तो अगर किसी व्यक्ति में एक सामान्य HB और एक सिकल सेल HB अगर होता है तो आप जानते हैं क्या होगा? अप्रभावी प्रकार में यह वाहक होगा, रोगी नहीं होगा, कैरियर रहेगा। रोगी होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके दोनों HBS होने चाहिए, तब यह क्या होगा? सिकल सेल रोगी होगा। क्लियर? तो ये अप्रभावी में हमने सभी में देखा था इस प्रकार की घटना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं कि हमें किस बातों के लिए अवेयर रहना चाहिए और किस प्रकार ये फैलता है। मान लीजिए एक वाहक महिला है, वाहक महिला में इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का है, इसका विवाह एक सामान्य पुरुष से हो जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है ना? ये कैरियर वुमन है, ये नॉर्मल मेल है, मैन। अब इस महिला को नहीं पता कि इसके बॉडी में सिकल सेल का जो HB है वो है, क्योंकि वो सामान्य है, उसके पास में एक प्रभावी HB है तो वो उसके लक्षण को दबा दे रहा है।
लेकिन अब इसका विवाह इस प्रकार से हो जाता है, अब इनके आने वाली संतति में क्या होगा, नॉर्मल क्रॉस करके जैसा हम देखते हैं, ये तो नॉर्मल होगा HBA, यहाँ पर देखिए ये भी नॉर्मल है HBA, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर HBA, HBS और HBS। यहाँ ये देखिए इसके 50% संतान, चलिए ठीक है 50% ये जो संतान है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 50% जो संतान है वो कैरियर हो गए, यानी एक कैरियर महिला अगर एक सामान्य पुरुष से भी शादी करती है तो उसके 50% संतान कैरियर होंगे, और ये आगे फिर से सामान्य लोगों से भी शादी करेंगे, विवाह करेंगे, तो फिर ये कैरियर लोगों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी आगे। और भूलवश अगर किसी दो वाहक के बीच में शादी हो जाती है, दो वाहक के बीच में शादी होगी तो रोगी उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे? अगर ये भी वाहक ये भी वाहक, दोनों को नहीं पता कि हमारे शरीर में HB सिकल सेल वाला है करके, और ये दोनों के विवाह होता है तो ये तो नॉर्मल होगा HBS वाहक, ये वाहक हो गए। अब ये देखिए HBS ये भी वाहक। और यहाँ पर देखिए HBS ये क्या हो गए, सिकल सेल के रोगी। और ये वाहक, ये स्थिति तो और खतरनाक हो जाती है, केवल 25% संतान उसके नॉर्मल रहेंगे, 50% वाहक और 25% तो सिकल सेल के रोगी हो जाएंगे। इसीलिए विवाह से पहले आजकल के समय को देखते हुए सिकल सेल टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र विशेष में भी यह रोग बहुत फैला हुआ है। तो सिकल सेल की बीमारी जो है वो फैलने से अगर हमें बचाना है तो विवाह पूर्व अगर सिकल सेल का टेस्ट, कैरियर का भी टेस्ट होता है कि हम रोगी हैं कि नहीं वो भी टेस्ट होता है, और ये सिकल सेल वाहक है कि नहीं उसका भी टेस्ट पता चल जाता है। तो कभी भी सिकल सेल के जो वाहक होते हैं वो किसी वाहक, दो वाहक आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो वाहक भी बढ़ते हैं और रोगी भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेन सिकल सेल एनीमिया में दो मुख्य बातें होती हैं। एक, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है, और दूसरा जो आरबीसी का शेप है वह द्विअवतल से सिकल शेप का हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। और ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम होगी तो एनीमिया रोग हो जाता है। आपके शरीर में थकान और भी बहुत सारी कमजोरियाँ, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सिकल सेल के बारे में ये है बच्चों डिटेल। अब हम एक दूसरा रोग देखेंगे, थैलेसीमिया। ये मेंडली विकार का 5वां और अंतिम रोग जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी रक्त संबंधी विकार है, यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, यह भी अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रभावी बीमारी है, यानी कि यह अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाएगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। यह भी ब्लड रिलेटेड है, यानी कि रक्त संबंधी विकार है। यह भी दो प्रकार का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये अल्फा और बीटा थैलेसीमिया क्या है, आइए हम इसको देख लेते हैं। थैलेसीमिया को हम कुलीज एनीमिया भी कहते हैं, कुलीज एनीमिया है ना, कुलीज
नामक वैज्ञानिक ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कुलीज एनीमिया कहते हैं। ये क्यों होता है? जीन के उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण ही यह रोग होता है। अभी हम म्यूटेशन ही देख रहे हैं ना, जीन के उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले, तो ये जीन के उत्परिवर्तन से या विलोपित होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अल्फा थैलेसीमिया के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है, होता क्या है इसमें? अल्फा थैलेसीमिया भी HB जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, हमने सिकल सेल में अभी देखा, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन पर एमिनो एसिड गलत बन जाता है, ग्लूटामिक से वैलिन बन जाता है, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। HB की क्वालिटी, उसका गुण खराब हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे HB की मात्रा खराब, कम हो जाती है। वहाँ पर हमने गुण देखा, गुण बदल जाता है, यहाँ मात्रा कम हो जाता है। सिकल सेल क्वालिटेटिव चेंजेस होता है HB में, थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव चेंज होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है सिकल सेल और थैलेसीमिया में। तो अल्फा थैलेसीमिया में ये जो मॉलिक्यूल होता है HB मॉलिक्यूल, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो हम पहले ये समझते हैं ये क्रोमोसोम है। ठीक है, 16 नंबर का क्रोमोसोम में होता है ये। 16 नंबर के क्रोमोसोम में अल्फा थैलेसीमिया को नियंत्रित करने वाले 2 जीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फा थैलेसीमिया को 2 जीन नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये जो 2 जीन होता है, इनमें अब एक जीन के 2 एलील, दूसरे जीन के 2 एलील, टोटल 4 एलील। हम इसको सरल तरीके से अगर हम समझें तो मान लीजिए ये 2 जीन हैं जो अल्फा थैलेसीमिया को नियंत्रित कर रहे हैं। कौन से नंबर के क्रोमोसोम में होता है? 16 नंबर के क्रोमोसोम में। अगर ये चारों एलील अच्छे से हैं तो अल्फा थैलेसीमिया नियंत्रित हो रहा है और व्यक्ति नॉर्मल है, उनको रोग नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, ये गुणसूत्र में से एक एलील विलोपित हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आती है। या कभी कभी क्या होता है, 2 एलील डिलीट हो जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एक स्थिति आती है जब केवल एक एलील रहेगा, 3 एलील डिफेक्टिव हो जाते हैं। और एक स्थिति आती है जब चारों एलील या तो डिलीट हो जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ये वाली जो स्थिति आती है, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होती है। मेजर अल्फा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। और इस स्थिति में बच्चा भ्रूण में ही खत्म हो जाता है, माँ के गर्भ में ही, फेटस स्थिति में ही। क्लियर? ये नॉर्मल स्थिति होती है। और अगर यहाँ पर एक जीन डिलीट होता है या फिर विलोपित होता है या म्यूटेशन हो जाता है, तब इस यहाँ पर यह वाहक रहेगा, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया का वाहक कहलाते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में जो रहते हैं थैलेसीमिया माइनर कहलाता है। क्या कहलाते हैं? माइनर, थैलेसीमिया माइनर। अगर एक एलील डिलीट हो जाता है या उत्परिवर्तन होता है तो वाहक, 2 एलील अगर डिलीट या उत्परिवर्तन होते हैं तो थैलेसीमिया माइनर कहलाते हैं। और ये वाली स्थिति में आती है इंटरमीडिएट स्थिति, मध्य, थैलेसीमिया माध्यमिक अवस्था, थैलेसीमिया की माध्यमिक अवस्था होती है। और ये स्थिति कहलाती है मेजर, है ना, जिसमें कि भ्रूण में ही बच्चा क्या हो जाता है, इस स्थिति में खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्फा थैलेसीमिया में आपको ध्यान में रखना है, 16 नंबर के क्रोमोसोम में 2 जीन नियंत्रित करते हैं अल्फा थैलेसीमिया को। ठीक है, और 2 जीन नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार से अगर 4 एलील रहते हैं और 4 एलील में से अगर 1, 2 या 3 एलील के विलोपित होने से या डिफेक्टिव होने से अल्फा थैलेसीमिया का रोग या तो वाहक होंगे या वह माइनर थैलेसीमिया का रोगी कहलाएगा या फिर माध्यमिक अवस्था का थैलेसीमिया रोगी कहलाता है। इसके बाद हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं।
बीटा थैलेसीमिया जब होगा वो 11 नंबर के क्रोमोसोम में होगा, ठीक है, 11 नंबर के क्रोमोसोम में। और यहाँ पर आप देखिए 2 जीन नियंत्रित कर रहे हैं, यहाँ पर केवल 1 जीन नियंत्रित करेगा, 1 जीन कंट्रोल करता है बीटा थैलेसीमिया को, ठीक है। और इसमें अगर एक एलील डिफेक्टिव या म्यूटेशन हो जाता है, मान लीजिए ये एक नॉर्मल है और ये थैलेसीमिया हो जाता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, HBD लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाहक रहेगा, अगर एक रहेगा तो, ठीक है, और अगर दोनों, हम इसको बीटा लिख देते हैं, और अगर दोनों जीन डिफेक्टिव रहेंगे तब यह रोगी होगा, जैसा कि हर केस में होता आया है। और इसमें क्या रहेंगे, ये वाहक। मुख्य बात यह है कि बीटा थैलेसीमिया में 11 नंबर के क्रोमोसोम में एक जीन बीटा थैलेसीमिया को नियंत्रित करता है, क्लियर। अल्फा थैलेसीमिया में 16 नंबर का क्रोमोसोम नियंत्रित करता है। इस जीन में म्यूटेशन के कारण या विलोपन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ये भी अल्फा और बीटा चेन से ही रिलेटेड है। होता क्या है बच्चों, अल्फा थैलेसीमिया कब बोलेंगी, हमने ये देखा था ना, HB का मॉलिक्यूल आयरन पार्टिकल होते हैं और अल्फा और बीटा चेन होते हैं, अल्फा और बीटा चेन। अगर अल्फा थैलेसीमिया नहीं बनेगा, सॉरी अल्फा चेन नहीं बनेगा, ठीक है, तब बीटा चेन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और व्यक्ति अल्फा थैलेसीमिया का शिकार हो जाता है। और अगर बीटा चेन नहीं बनेगा तो बीटा थैलेसीमिया हो जाता है, क्लियर। अल्फा थैलेसीमिया नहीं बनेगा तो अल्फा चेन नहीं बनेगा तो बीटा चेन ज़्यादा हो जाएगा, बीटा चेन नहीं बनेगा तो अल्फा चेन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो यह है मात्रा पर डिपेंड, मात्रा से संबंधित है। थैलेसीमिया रोग HB, यहाँ पर देखेंगे ना, अगर अल्फा नहीं बनता है तो ये बीटा की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाता है। HB के प्रोडक्शन पे मात्रा पर फर्क पड़ता है। सिकल सेल में अल्फा बीटा सब मौजूद है, चेन में एमिनो अम्ल गलत बन जाता है, गुण परिवर्तित हो जाता है, यहाँ मात्रा कम हो जाता है, क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी, ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होता है। 4 लक्षण आते हैं इसमें। अगर हम लक्षण की बात करें, पहला लक्षण तो एनीमिया है, जाहिर सी बात है एनीमिया होगा। दूसरा जो एक लक्षण आता है बच्चों इसमें ये है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस, हीम का अर्थ ब्लड होता है, लाइसिस मतलब टूटना। इस बीमारी में क्या हो जाता है, आरबीसी जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, और आरबीसी जब टूटता है तो बिलीरुबिन पिगमेंट की संख्या मात्रा बढ़ जाती है। और बिलीरुबिन आप जानते हैं, बिलीरुबिन के कारण ज्वाइंटिस होता है, पीलिया होता है, ठीक है। तो हीमोलाइसिस होता है, आरबीसी टूटता है और पीलिया रोग हो जाता है। एक चीज और आप देखिएगा कि जो थैलेसीमिया के रोगी होते हैं उसका जो स्कल है, खोपड़ी, और फेस है, चेहरे का फेशियल बोन एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। जो स्कल का खोपड़ी है और ये फेशियल है, फेस का, ये जो बोन होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा में ही, बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। आपको पता है हड्डी के अंदर, बोन के अंदर बोन मैरो, और बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। जब आरबीसी टूटता है तो बोन जो होता है, बोन मैरो फैलता है, फैलाव होता है, और इसका असर सबसे ज़्यादा खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों पर पड़ता है। इसलिए आपने अगर अपने आसपास किसी थैलेसीमिया के रोगी को देखा होगा तो उनका ये जबड़ा, फेशियल बोन और खोपड़ी का जो उसका रहता है वो बड़ा रहता है,
शरीर के मुकाबले में, क्योंकि एनीमिया के रोगी होने के कारण ऐसे भी हाथ पैर शरीर दुबला पतला सा रहता है, उसके मुकाबले उनका सिर और चेहरा बड़ा दिखाई देता है। तो मुख्य बातें हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया की। बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा कि सिकल सेल में क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, सिकल सेल में आप ध्यान में रखिएगा गुणों में HB हीमोग्लोबिन के में गुणों में परिवर्तन होता है। थैलेसीमिया में HB की मात्रा में परिवर्तन होता है ना, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस याद में रखेंगे। तो ये था थैलेसीमिया और सिकल सेल के बारे में। आगे हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है क्रोमोसोमीय विकार का, उसको अब हम आगे देखते हैं। ठीक है।